भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 455 जो कुछ मामलों में माफी या लघुकरण की शक्तियों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ रिमिशन और कम्यूटेशन इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। धारा 455 कुछ मामलों में माफी या लघुकरण की शक्तियों पर प्रतिबंध। यह धारा 473 दंडों को निलंबित या माफ करने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है। यह उन गंभीर मामलों से संबंधित है जहां मृत्युदंड का विकल्प मौजूद था और अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों में दोषी को कम से कम एक न्यूनतम अवधि तक जेल में रहना होगा। धारा 473 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्धि पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है जिसके लिए कानून द्वारा मृत्युदंड भी एक दंड है, या जहां किसी व्यक्ति पर अधिरोपित मृत्युदंड को धारा 474 के अधीन आजीवन कारावास में लघुकरण कम्यूटेड किया गया है, ऐसे व्यक्ति को कारागार से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक उसने कम से कम 14 वर्ष का कारावास न भुगत लिया हो। सरल शब्दों में समझने के लिए वो दो प्रकार की परिस्थितियां जहां यह धारा लागू होती है। एक, मृत्युदंड का विकल्प वाले अपराध के लिए आजीवन कारावास। किसी व्यक्ति को एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके लिए कानून में मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसे मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास की सजा दी गई है। उदाहरण के लिए हत्या, अपहरण जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हो आदि। 2, मृत्युदंड का आजीवन कारावास में लघुकरण। किसी व्यक्ति को पहले मृत्युदंड दिया गया था लेकिन धारा 474 के तहत उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। लघुकरण वो प्रतिबंध क्या है? ऐसी किसी भी परिस्थिति में उचित सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास धारा 473 के तहत दया या माफी रिमिशन देने की शक्ति पर एक सीमा है। वो न्यूनतम अवधि ऐसे व्यक्ति को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता जब तक उसने कम से कम 14 साल का कारावास पूरा न कर लिया हो। उदाहरण, ओ यदि किसी व्यक्ति को हत्या, जिसके लिए मृत्युदंड भी एक सजा है, के लिए आजीवन कारावास मिला है तो उसे सरकार 14 साल से पहले रिहा नहीं कर सकती, भले ही उसका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न हो। ओ यदि किसी की मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है तो उसे भी कम से कम 14 साल जेल में बिताने होंगे। महत्व, ओ गंभीर अपराधों में कठोरता। यह उन अत्यंत गंभीर अपराधों में दंड की गंभीरता और निश्चितता सुनिश्चित करता है जिनके लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। ओ कार्यकारी शक्ति पर नियंत्रण। यह कार्यपालिका सरकार की दया या माफी देने की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण वैधानिक सीमा लगाता है जिससे मनमानी या अनुचित रिहाई को रोका जा सके। वो पीड़ितों के लिए न्याय। यह पीड़ितों और समाज को एक निश्चित आश्वासन देता है कि गंभीर अपराधों के दोषियों को कम से कम एक पर्याप्त अवधि के लिए अपनी सजा काटनी होगी। ओ सार्वजनिक हित। यह सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय के व्यापक हित को प्राथमिकता देता है, भले ही दोषी का बाद का व्यवहार सुधर गया हो। संक्षेप में, धारा 475 एक नो रिमिशन क्लॉज के रूप में कार्य करती है जो सरकार की दया या सजा में छूट देने की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मृत्युदंड के विकल्प वाले अपराधों या लघुकरण किए गए मृत्युदंड के मामलों में दोषी को कम से कम 14 साल की जेल अवश्य काटनी होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 476 जो मृत्युदंड के मामलों में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति कॉन्करेंट पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस से संबंधित है। धारा 476 मृत्युदंड के मामलों में केंद्र सरकार की समवर्ती शक्ति। यह धारा एक विशेष प्रावधान है जो मृत्युदंड डेथ सेंटेंसेस के मामलों में केंद्र सरकार को भी कुछ शक्तियां प्रदान करती है जो आमतौर पर राज्य सरकार के पास होती हैं। इसे समवर्ती शक्ति कहा जाता है क्योंकि यह शक्ति राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के पास भी होती है। धारा 473 दंडों को निलंबित या माफ करने की शक्ति और धारा 474 दंड को लघुकरण करने की शक्ति।
द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां मृत्युदंड के मामलों में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ पृष्ठभूमि। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473 सज्जाओं को निलंबित या माफ करना और धारा 474 सज्जाओं को लघुकरण करना मुख्य रूप से उचित सरकार को ये शक्तियां प्रदान करती हैं। धारा 473(7) के अनुसार अधिकांश मामलों में उचित सरकार राज्य सरकार होती है, सिवाय उन मामलों के जहां अपराध केंद्रीय कानून के तहत हो। मृत्युदंड का विशेष मामला। यह धारा 476 स्पष्ट रूप से कहती है कि जब बात मृत्युदंड की आती है तो धारा 433 और 474 में जो शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं, वे शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। समवर्ती प्रकृति। इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य सरकार की शक्ति छीन ली गई है, बल्कि केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार के साथ साथ कॉन्करेंटली इन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, विशेषकर मृत्युदंड के संबंध में। उदाहरण यदि किसी को राज्य के कानून के तहत मृत्युदंड दिया गया है तो राज्य सरकार धारा 473 या 474 के तहत उस सज्जा को निलंबित, माफ या लघुकरण कर सकती है। लेकिन धारा 476 के कारण केंद्रीय सरकार भी उसी मृत्युदंड के संबंध में ये शक्तियां प्रयोग कर सकती है। महत्व। अत्यंत गंभीर मामलों में केंद्र का नियंत्रण। मृत्युदंड भारत में सबसे गंभीर दंड है। ये धारा केंद्र सरकार को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने और अंतिम निर्णय लेने की शक्ति देती है जो राष्ट्रीय महत्व या संवेदनशीलता के हो सकते हैं। समानता और एकरूपता। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि मृत्युदंड के मामलों में कार्यकारी दया पर निर्णय लेने में एकरूपता और निरंतरता बनी रहे, भले ही अपराध राज्य के कानून के तहत किया गया हो। न्यायिक प्रक्रिया का अंतिम चरण। मृत्युदंड के निष्पादन से पहले राष्ट्रपति की दया शक्ति अनुच्छेद 72 के साथ साथ यह धारा केंद्र सरकार को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भी एक समानांतर शक्ति देती है, जिससे न्याय के अंतिम अवसर सुनिश्चित हों। संक्षेप में, धारा 476 यह प्रावधान करती है कि मृत्युदंड के मामलों में दंडों को निलंबित करने, माफ करने या लघुकरण करने की वे शक्तियां जो सामान्यतः राज्य सरकार के पास होती हैं, धारा 473 और 474 के तहत वे केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयोग की जा सकती हैं, जिससे मृत्युदंड के मामलों में केंद्रीय हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 477 जो कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही राज्य सरकार द्वारा कार्य करना, स्टेट गवर्नमेंट टू एक्ट आफ्टर कंकरेंस विद सेंट्रल गवर्नमेंट इन सर्टेन केसेस से संबंधित है। धारा 477 कुछ मामलों में केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही राज्य सरकार द्वारा कार्य करना। यह धारा राज्य सरकार की दंडों को माफ करने या लघुकरण करने की शक्ति पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाती है, जहां मामले में केंद्रीय हित या संलिप्तता होती है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति के बिना कार्रवाई न करे। केंद्र सरकार की सहमति की आवश्यकता वाले विशिष्ट मामले। 1. धारा 473 दंडों को निलंबित या माफ करने की शक्ति और धारा 474 दंड को लघुकरण करने की शक्ति द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां किसी भी ऐसे मामले में जहां दंड किसी ऐसे अपराध के लिए है जिसकी जांच इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने के लिए सशक्त किसी एजेंसी द्वारा की गई थी, या बी जिसमें केंद्रीय सरकार से संबंधित किसी संपत्ति का दुर्विनियोजन मिसअप्रोप्रिएशन या विनाश या क्षति शामिल थी, या सी जो केंद्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या कार्य करने का दिखावा करते हुए किया गया था। राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार की सहमति कॉन्करेंस के बिना प्रयोग नहीं की जाएंगी। सरल शब्दों में समझने के लिए राज्य सरकार की सामान्य शक्तियां राज्य सरकार के पास धारा 473 और 474 के तहत सज्जाओं को माफ करने या लघुकरण करने की शक्तियां हैं। लेकिन इन तीन विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए 1.
केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांचा गया अपराध। यदि अपराध की जांच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बजाय किसी केंद्रीय कानून जैसे सीबीआई, एनआईए, प्रवर्तन निदेशालय आदि के तहत काम करने वाली केंद्रीय एजेंसी ने की थी। 2 बी, केंद्रीय संपत्ति को नुकसान। यदि अपराध में केंद्र सरकार की किसी संपत्ति का गबन, विनाश या नुकसान शामिल था, उदाहरण के लिए रेलवे संपत्ति, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति। 3 सी, केंद्रीय कर्मचारी द्वारा आधिकारिक कर्तव्य में अपराध। यदि अपराध केंद्र सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए या ऐसा दिखावा करते हुए किया गया था। आवश्यकता। इन तीनों में से किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार को अपनी माफी या लघुकरण की शक्तियों का प्रयोग करने से पहले केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। महत्व। यह सुनिश्चित करता है कि केंद्रीय महत्व के मामलों में राज्य सरकारें अपने दम पर कार्यकारी दया का प्रयोग न करें, जिससे केंद्र सरकार के हितों की रक्षा हो सके और नीतिगत सामंजस्य बना रहे। डी, समवर्ती सज्जाओं के मामले में निलंबन, माफी, लघुकरण। 2, राज्य सरकार द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में पारित दंडों के निलंबन, माफी या लघुकरण का कोई भी आदेश जिसे ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है जिनमें से कुछ ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित होती है और जिसे कारावास की अलग अलग अवधियों की सजा सुनाई गई है जो साथ साथ चलनी है कंकरेंटली, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा भी ऐसे दंडों के निलंबन, माफी या लघुकरण का आदेश ऐसे व्यक्ति द्वारा उन मामलों से संबंधित अपराधों के संबंध में पारित न किया गया हो जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित होती है। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति एक व्यक्ति को कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। इन अपराधों में से कुछ अपराध केंद्रीय विषयों से संबंधित हैं, यानी जिन पर केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति लागू होती है और उसे अलग अलग जेल की सजाएं मिली हैं जो साथ साथ कॉन्करेंटली चलनी है। प्रतिबंध। यदि राज्य सरकार उस व्यक्ति की सजाओं को निलंबित, माफ या लघुकरण करना चाहती है। आवश्यकता। तो राज्य सरकार का आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक केंद्रीय सरकार भी उन अपराधों के संबंध में निलंबन, माफी या लघुकरण का आदेश जारी न कर दे जो केंद्रीय विषयों से संबंधित हैं। महत्व। यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी अपराधी को राज्य और केंद्रीय दोनों प्रकार के कानूनों के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो और उसकी सजाएं एक साथ चल रही हों। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार केंद्रीय अपराधों पर केंद्र की सहमति के बिना कार्रवाई न करे, जिससे सजाओं की समवर्ती प्रकृति को बनाए रखा जा सके और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का सम्मान हो। यह दोहरी संलिप्तता वाले मामलों में सामंजस्य स्थापित करता है। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 477 उन मामलों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के संतुलन और समन्वय को मजबूत करती है, जहां दंडों को माफ करने या लघुकरण करने का सवाल उठता है, विशेषकर जब अपराध में केंद्रीय हित, केंद्रीय संपत्ति या केंद्रीय कर्मचारियों की संलिप्तता हो, या जब सजाएं केंद्रीय और राज्य दोनों कानूनों से संबंधित हों और समवर्ती हों। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण निर्णयों में केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 478 जो किन मामलों में जमानत ली जाएगी, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, से संबंधित है। यह धारा मुख्य रूप से जमानती अपराधों, बेलेबल ऑफेंसेस, से संबंधित है। एंड धारा 478 किन मामलों में जमानत ली जाएगी। यह धारा जमानती अपराधों में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के जमानत के अधिकार को स्थापित करती है। यह बताती है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या न्यायालय कब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करेगा। एक,
जमानती अपराधों में जमानत का अधिकार। एक, जब कोई व्यक्ति जो अजमानतीय अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस का अभियुक्त नहीं है, अर्थात जमानतीय अपराध का अभियुक्त है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, और ऐसे अधिकारी की हिरासत में रहते हुए या ऐसे न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के किसी भी चरण में किसी भी समय जमानत देने के लिए तैयार है, तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जाएगा। परंतु ऐसा अधिकारी या न्यायालय यदि वह उचित समझे तो कर सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति निर्धन, इंडिजेंट है और जमानतदार श्योरिटी प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति से जमानत बंध पत्र लेने के बजाय उसे अपनी उपस्थिति के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करने पर रिहा कर देगा, जैसा कि इसके बाद उपबंधित है। स्पष्टीकरण: जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर जमानत बंध पत्र देने में असमर्थ है, तो यह इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए अधिकारी या न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाने का पर्याप्त आधार होगा कि वह एक निर्धन व्यक्ति है। परंतु आगे की इस धारा में कुछ भी धारा 135 की उपधारा 3 या धारा 472 के प्रावधानों को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ कौन पात्र है? वह व्यक्ति जिस पर जमानतीय अपराध का आरोप है, यानी अजमानतीय अपराध का नहीं। ओ कब लागू होता है? जब उसे पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया हो, या जब वह अदालत में पेश हो या लाया जाए। ओ शर्त: यदि वह व्यक्ति किसी भी समय पुलिस हिरासत में या अदालत की कार्यवाही के किसी भी चरण में जमानत देने के लिए तैयार है। ओ अनिवार्य रिहाई: तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह उसका अधिकार है, न कि अधिकारी या न्यायालय का विवेक। पहला परंतुक निर्धन व्यक्ति के लिए। ओ यदि अधिकारी या न्यायालय को लगता है कि व्यक्ति निर्धन, गरीब है और जमानतदार श्योरिटी नहीं दे सकता है, ओ तो अधिकारी न्यायालय जमानतदार के साथ बंध पत्र लेने के बजाय उसे केवल अपनी उपस्थिति के लिए एक साधारण बंध पत्र, पर्सनल बॉन्ड निष्पादित करने पर रिहा कर देगा। ओ स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह के भीतर जमानत बंध पत्र जमानतदार के साथ नहीं दे पाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस प्रावधान के तहत निर्धन व्यक्ति है। दूसरा, परंतुक अन्य धाराओं का प्रभाव नहीं। यह धारा यह नहीं मानती कि यह धारा 135(3) जो कुछ मामलों में जमानत के लिए सुरक्षा की बात करती है, या धारा 492 जो जमानती बंध पत्रों को रद्द करने से संबंधित है, के प्रावधानों को प्रभावित करती है। महत्व: यह जमानती अपराधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देता है और निर्धन व्यक्तियों के लिए भी जमानत सुनिश्चित करता है। 2. जमानत की शर्तों का उल्लंघन। 2. उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति ने उपस्थिति के समय और स्थान के संबंध में बंध पत्र या जमानत बंध पत्र की शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, तो न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करने से इनकार कर सकता है, जब उसी मामले में बाद के किसी अवसर पर वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या हिरासत में लाया जाता है, और ऐसा कोई भी इनकार न्यायालय की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा कि वह ऐसे बंध पत्र या जमानत बंध पत्र से बाध्य किसी भी व्यक्ति को धारा 451 के अधीन उसका जुर्माना चुकाने के लिए कहे। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ स्थिति: यदि किसी व्यक्ति को पहले जमानत मिली थी लेकिन उसने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है, जैसे तय समय या जगह पर अदालत में पेश नहीं हुआ। ओ न्यायालय की शक्ति: जब वह व्यक्ति बाद में फिर से उसी मामले में अदालत में आता है या लाया जाता है। ओ परिणाम: तो अदालत उसे दोबारा जमानत पर रिहा करने से इनकार कर सकती है, भले ही अपराध जमानती हो। ओ अतिरिक्त शक्ति: इस इनकार से अदालत की वह शक्ति प्रभावित नहीं होगी कि वह जमानतदार से, यदि कोई हो, धारा 491 के तहत बंध पत्र में उल्लिखित जुर्माना वसूल करे। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि जमानत की शर्तों का सम्मान किया जाए। यदि कोई व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे दोबारा जमानत के अधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे।
इस धारा का समग्र महत्व धारा 478 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जमानती अपराधों की अवधारणा और अभियुक्त के जमानत के अधिकार की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करती है कि अनावश्यक कारावास से बचा जाए, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जिन पर कम गंभीर अपराधों का आरोप है। साथ ही यह निर्धन व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देती है और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के लिए परिणाम भी निर्धारित करती है।